नमस्कार मित्रों, आगामी 16 सितंबर 2024 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले और अपनी स्वराशि सिंह से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। मित्रों, यह गोचर 16 सितंबर से और 17 अक्टूबर 2024 तक चलने वाला है सूर्य का कन्या राशि में। कन्या राशि में जब 16 सितंबर को सूर्य का प्रवेश होगा तो वहां पर केतु पहले से विराजमान है, तो सूर्य और जो केतु हैं उनका संबंध बनेगा जो ग्रहण दोष कहलाता है। साथ ही 18 सितंबर तक शुक्र भी विराजमान है, तो शुक्र के साथ भी उनकी युति बनेगी, तो सूर्य शुक्र और केतु का त्रिग्रही योग बनेगा, लेकिन ये 18 सितंबर तक ही रहेगा। उसके बाद 18 सितंबर को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, मीन राशि में स्थित राहु की भी सूर्य पर दृष्टि रहेगी और वहीं कुंभ राशि में वक्री शनि जो हैं उनकी और सूर्य की जो स्थिति है वो षडाष्टक दोष कहलाएगी, क्योंकि जब कुंभ राशि से आप कन्या राशि को गिनते हैं तो वो 8 नंबर की राशि बनती है, 8वीं राशि, 8 घर आगे। और जब सूर्य से आप जब कन्या राशि से आप कुंभ को गिनते हैं तो वहां से वो 6ठा घर बनता है, तो इसको 6-8 की स्थिति बोलते हैं, जिसको षडाष्टक दोष ज्योतिष में बोला जाता है। और यह सूर्य और शनि के बीच में बनना जो कि कतई शुभ नहीं कह सकते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर और मीन राशि की जानकारी देने वाला हूं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा और अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए समय को व्यर्थ किए बिना राशियों की जानकारी देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में तुला राशि की। मित्रों, तुला राशि के लिए जो सूर्य है वो 16 सितंबर तक बहुत अच्छी स्थिति में, लाभेश होकर लाभ स्थान में, 11वें स्थान में, और यहाँ पर बुध भी उनके साथ हैं। तो और 23 सितंबर को बुध आ जाएंगे कन्या राशि में अपनी उच्च राशि में, तो सूर्य बुध का एक बार फिर से बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो अभी 16 सितंबर तक यहाँ पर वो बुध के साथ हैं, बहुत अच्छी स्थिति। लेकिन 16 सितंबर को आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, नाश भाव में, ग्रहण दोष में आ जाएंगे, शनि के साथ षडाष्टक दोष, राहु से संबंध। तो ये आपके लिए कुछ समस्या लेकर आ रहा है। लाभ में कमी, खर्चों में बढ़ोतरी, मान सम्मान को चोट पहुंच सकती है। कोर्ट कचहरी जुड़ा हुआ कोई मामला आपका चल रहा था उसमें अचानक आप देखेंगे समस्या आने लगेगी। साथ ही आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंस सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर है, वहाँ राहु बैठे, तो हो सकता है बेवजह किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करके या अपने किसी गलत आचरण या किसी गलत कृत्य की वजह से आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं आदि की तैयारी करने वाले छात्रों का मन भटक सकता है, भटकाव में ज़्यादा चला जाएगा, जिससे शिक्षा भी बाधित हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि विदेश यात्रा हो सकती है, हवाई यात्रा वगैरह कर सकते हैं आप, परंतु हो सके अगर अनावश्यक हो घूमने फिरने के पर्पज से तो बिल्कुल कतई मत जाइए, क्योंकि दुर्घटना आदि के भी योग बनेंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मान सम्मान बुरी तरीके से आपका प्रभावित होने वाला, और आंखों का भी अपने ध्यान रखिएगा, आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, साथ ही हड्डियों और में दर्द हो सकता है, साथ ही सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है, अगर पहले से तो बढ़ सकती है, इसका आप ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य की रोग भाव पर दृष्टि है। कर्जा वगैरह आपने पहले से ले रखा तो उसको चुकाने में कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि खर्च आपका बढ़ जाएगा इस गोचर के दौरान। और इसका भी ध्यान रखना, किसी को उधार मत दीजिएगा, साथ ही किसी प्रकार का कर्ज वगैरह लेने से भी बचिए इस गोचर के दौरान, अन्यथा वो आपको आगे चल के चुकाने में समस्या होगी, जो आपके मानहानि वगैरह का कारण भी बन सकता है। तो तुला राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा नहीं कह सकते, इसका ध्यान रखिएगा। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। दशम भाव के स्वामी होकर सूर्य 11वें भाव में जा रहे हैं, हालांकि वहां ग्रहण दोष भी रहेगा, परंतु यहाँ अच्छी बात यह है कि देखिए, लाभ भाव में कोई भी ग्रह अशुभ स्थिति में होते हुए भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता, परंतु फिर भी यहाँ पर आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। थोड़ा बहुत मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आय में कुछ वृद्धि हो सकती है, कोई पुराना आपका रुपया वगैरह फंसा हुआ था, अगर आप कोशिश करते हैं, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़े, क्योंकि ग्रहण दोष में सूर्य है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आपको पैसा वगैरह मिल सकता है, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है, वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठे हैं, ग्रहण दोष जो सूर्य का बन रहा है उसकी दृष्टि है पंचम भाव पर, और शनि वक्री भी है और आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, और सूर्य का षडाष्टक दोष है। तो ये स्थिति संतान उत्पत्ति के लिए कतई अच्छी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चिकित्सीय परामर्श लगातार लेते रहिएगा। साथ ही जिनकी संतानें हैं उनको अपने संतान की शिक्षा पर और उसके व्यवहार पर ध्यान देना है। कुछ मतभेद हो सकते हैं, बच्चा आपकी
आज्ञा वगैरह नहीं मानेगा, जिससे हो सकता हो वैचारिक मतभेद हो, कुछ आपको क्रोध वगैरह भी आ सकता है, तो उसको आप थोड़ा सा आसानी से टैकल कीजिएगा इस समस्या को। ये अगले 1 महीने बाद 1 महीने तक ज़्यादा रहेगी, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके लिए देखा जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो बाकी राशियों की अपेक्षा आपके लिए कुछ बेहतरी स्थिति है, लेकिन फिर भी आपको भी सतर्क रहना है और अपने पिता का सम्मान कीजिए, उनके साथ संबंधों को बेहतर रखिए, तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी होकर दशम भाव में आ रहे हैं, ग्रहण दोष में रहेंगे। देखिए, भाग्येश का दशम भाव में आना केंद्र त्रिकोण का राजयोग होता है। सूर्य दशम भाव में मजबूत भी होते हैं, परंतु ग्रहण दोष में रहेंगे। राहु से दृष्टि संबंध, शनि का षडाष्टक दोष है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके साथ किसी प्रकार का मतभेद ना हो, उसको शांति से आप दूर करने की कोशिश कीजिएगा। माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में है। सूर्य जो है सत्ता शासन के कारक होते हैं, तो अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या राजनीति जुड़ा, अपना विशेष ध्यान रखिएगा कार्यस्थल पर, अन्यथा आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र वगैरह भी हो सकता है। साथ ही दशम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर वो भाग्येश होकर हैं, तो अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। धर्म कर्म में इस गोचर के दौरान ज़्यादा आप मन लगाइए, धार्मिक यात्राएं कीजिए, तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, और जो ग्रहण दोष वगैरह है इसकी जो निगेटिविटी है उसमें कमी भी आपको देखने को मिलेगी। भौतिक सुख साधन में कमी भी आपको देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं उसको प्राप्त करने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी भी प्रकार की जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला अगर आपका चल रहा है, उसमें बहुत सतर्क रहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु बैठे हुए हैं और ये आपको किसी प्रकार की गलत डील करने के लिए उकसाएंगे। और राजनीति जो लोग जुड़े हुए हैं खास तौर पर, और जैसे सरकारी नौकरी आदि करते हैं, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है, तो ये आपको जनता में आपके खिलाफ, जैसे कोई अगर एलिगेशन वगैरह लगता है, कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ होता है, तो आपके खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है, आपका मान सम्मान चोट पहुंच सकती है, और कहीं ना कहीं ये आपके मान हानि करवा सकता है ये समस्या। तो धनु राशि वालों के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं, मिली जुली कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप। ओवरऑल ध्यान रखिएगा, बस इतना ही आपको सलाह भी, अंत में उपाय बताऊंगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए तो सूर्य बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, आयु के स्वामी बनकर भाग्य स्थान में ग्रहण दोष में रहेंगे। साथ ही नीचा रोही भी हैं, क्योंकि इसके बाद उनका गोचर 17 अक्टूबर को तुला राशि में होगा, तो सूर्य कन्या राशि में वैसे भी कमजोर होते हैं। भाग्य स्थान में ग्रहण दोष में रहेंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र विदेश जाना चाह रहे हैं, उनको कुछ फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो वीज़ा वगैरह ना क्लियर हो पाए, ये सब समस्या हो सकती है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि तीसरे भाव में राहु का गोचर चल रहा है। और मित्रों के साथ समय व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए, वरना उनके किसी कृत्य की वजह से आप किसी विवाद में फंस सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और धार्मिक यात्राएं करने के लिए अच्छा समय कह सकते हैं, धर्म कर्म अगर आप करना चाहिए, क्योंकि केतु जो है वो भी धर्म के कारक होते हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो आप धर्म से जुड़े कार्यों में अगर लिप्त रहते हैं, या धार्मिक आयोजनों में आप सम्मिलित होते हैं, या धर्म कर्म के कार्य में दान आदि करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रहण दोष से आपको कुछ राहत मिलेगी, वरना यह ग्रहण दोष आपको कुछ समस्या जरूर देगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। और 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, शनि वक्री भी, तो आपको विशेष सतर्क रहना चाहिए। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया, परंतु राशियों की जानकारी दे रहे हैं तो आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। अष्टम भाव में गोचर होने वाला है, सप्तमेश होकर अष्टम भाव में। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही आपको अगर पहले से सिर दर्द, हड्डियों में दर्द या माइग्रेन जैसी समस्या है तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर नहीं है तो हो सकती है, और है तो बढ़ सकती है, तो चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा। आंखों में भी कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, और वाणी दोष भी रहेगा, क्योंकि सूर्य की ग्रहण दोष के साथ दूसरे भाव पर दृष्टि है, वहां पर राहु भी विराजमान है। परिवार का भी कुछ माहौल वगैरह खराब हो सकता है। पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में भी कुछ समस्या आएगी। खर्च में अचानक वृद्धि होगी। संचित धन में कुछ कमी भी आपको देखने को मिलेगी। और पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम में ग्रहण दोष में सूर्य है। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ग्रहण दोष में गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा दुर्घटना आदि के भी योग बन रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वाले, आपके ऊपर भी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, शनि वक्री है, तो अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता आपको। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा, पंचमे रोगेश होकर, छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में। यहाँ पर ग्रहण दोष में लग्न में राहु, शनि से द्वादश भाव में शनि बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में, और वहां से षडाष्टक दोष बन रहा है।
देखिए अपने वैवाहिक जीवन का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि 18 सितंबर को शुक्र जो है वो अपने अष्टम भाव में आपके आ जाएंगे। स्वराशि तो रहेंगे परंतु अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो वैवाहिक जीवन बहुत बुरी तरीके से आपका प्रभावित होगा। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पति पत्नी में, परिवार का माहौल खराब हो सकता है, बिजनेस में आपको कुछ लॉस हो सकता है, बड़े इन्वेस्टमेंट आदि से बचना चाहिए। जैसा बिजनेस चल रहा है वैसा ही चलाने की कोशिश कीजिए, उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी करने की कोशिश भी मत करिएगा। अगर जन्म कुंडली में यही स्थिति आपके है, गोचर वश बन रही है, तो विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 7.5 का आपको प्रथम चरण भी चल रहा है, ऐसे में आपको और अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। सूर्य जो है षष्ठेश होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सूर्य की दृष्टि लग्न पर रहेगी, रोगेश होकर सप्तम भाव में, वापस लग्न पे दृष्टि, तो माइग्रेन, सिर दर्द, आंखों में समस्या, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस सब चीज की आपको समस्या हो सकती है। तो अगर ओवरऑल आपके लिए देखें तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिजनेस वगैरह में किसी प्रकार का कर्ज वगैरह लेने से बचिएगा, क्योंकि कर्ज के स्वामी होकर सप्तम भाव में हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो और एक चीज का और ध्यान रखिए, ग्रहण दोष सप्तम भाव में बन रहा, तो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो अपने पार्टनरशिप के प्रति बहुत सतर्क रहिएगा। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई धोखे से आपके खिलाफ धोखे से कोई कागज वगैरह हस्ताक्षर करवा सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही कान और आंख दोनों खुले होकर अगले 1 महीना रहिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, यह था तुला राशि से मीन राशि तक सूर्य के जो कन्या राशि में गोचर होने वाला 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत तांबे या स्टील के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, साथ ही सूर्य को जल देने के उपरांत वहीं पर 11-21 बार आदित्य सूर्य गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका आप लोग जाप कर सकते हैं। साथ ही हर रविवार को कुछ जरूरतमंदों को अनाज भी आप दान कीजिए, तो अच्छा रहेगा। गेहूं या गुड़ मिलाकर अगर करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, या सत अनाज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके इजिली अपॉइंटमेंट लेकर आप लोग मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।